जोहार दोस्तों, मैं स्मृति ऐश्वर्या आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद स्मृति में। आज की क्लास में हम लोग कुछ क्वेश्चन आंसर करेंगे दोस्तों। क्विज का ये रहेगा सेशन। देखो आप लोग कितना पढ़ के रखे हो और कितनी जानकारी आपको झारखंड के बारे में है, तो ये मुझे जाननी है। तो आंसर के लिए मैं 1 2 3 गिनूंगी, इसके बीच में आपको आंसर करने हैं। ऐसे यहाँ पे जो आपके आंसर मिलते हैं थोड़ा सा लेट मिलता है, ऐसे मैं आपको आंसर, आप सबके आंसर जो है वो मैं पिक करूंगी। क्लास को फटाफट शेयर कर दीजिए। क्लास का जो टाइमिंग रहेगा कल से, ये रहेगा शाम के 7 बजे से। आज थोड़ा सा लेट क्लास था, कुछ रीजन थे क्लास लेट शुरू होने के, लेकिन कल से आप लोगों को क्लास जो मिला करेंगे इवनिंग में शाम के 7 बजे से। आप सभी यहाँ पर लाइव आ जाइएगा और इंतजार आपको ज्यादा नहीं करना पड़ेगा, 7 बजे एकदम क्लास लग ही जाएगी। गुड इवनिंग आप सभी को। तो आज का जो पहला प्रश्न है और ये झारखंड जीके से है, आप सभी रेडी हो जाइए और क्लास को शेयर भी कर दीजिए। मैंने तो अपने तरफ से कर दिया है, आप सभी बता दो क्योंकि नया नया समय है तो सबको पता नहीं है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये जीके के सेशन शुरू हो रहे हैं, प्रैक्टिस सेट है। और मॉर्निंग में जो क्लास आपको मिलेगा वो आपको मंगलवार को मिलेगा, बृहस्पति को मिलेगा और शनिवार को मिलेगा। इसमें मैं आपको डिटेल में जीके कराऊंगी, ठीक है ना। जैसे कि जिला वाला सेशन चल रहा था तो कुछ जिले से क्वेश्चन जो है वो, मतलब कुछ जिले का टॉपिक बचा रह गया है तो उसको मैं करा दूंगी। और फिर उसके बाद हम लोग झारखंड की जनजातियों के बारे में पढ़ेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट वो चैप्टर होगा झारखंड की जनजातियां, तो फिर हम लोग उसको भी करेंगे। और आज शाम का जो सेशन होगा ये आप लोगों के जीके का सेशन होगा, ठीक है। प्रैक्टिस सेट होंगे यहाँ पर। क्लीन नहीं दिख रहा है? क्लीन आप लोगों को दिख तो रहा है? मेरे पास जो है, आप थोड़ा सा फोन को ये कर लीजिए। हाँ, टेस्ट ऑफलाइन भी टेस्ट हो रहा है, आप आकर के इंस्टीट्यूट में मिल लीजिए। इंस्टीट्यूट के बारे में, ऑफलाइन के बारे में आप लोगों को बहुत ज्यादा जानकारी चाहिए तो मैं आपको बताते रहूंगी बीच बीच में। फिलहाल हम लोग टेस्ट क्विज शुरू करते। आप लोग रेडी हो? चलिए, भारतीय पुरातत्व में असुर शब्द का प्रयोग झारखंड के किन जिलों के लिए किया गया है? किस जिले के लिए असुर शब्द का प्रयोग किया गया है? दिख रहा है ना? चलिए, बिल्कुल आप लोगों के आंसर सही है। पूर्णिमा लकड़ा जी, रांची, गुमला और लोहरदगा। क्या आंसर हो जाएगा इसका? रांची, गुमला और लोहरदगा। तो भारतीय पुरातत्व में असुर शब्द का प्रयोग इन्हीं जगहों के लिए किया गया है, रांची, गुमला और लोहरदगा। और आप सभी आंसर कर दीजिए कि झारखंड के किस क्षेत्र में, यहाँ पे मैं इरेज कर देती हूँ, किस क्षेत्र में असुर जनजाति ज्यादा संख्या में है। 2 में ऑप्शन दूंगी, आप सभी आंसर कीजिएगा। असुर जनजाति जो है झारखंड के किस क्षेत्र में है? एक तो है पाट क्षेत्र, असुर जनजाति का संकेंद्रण किस तरफ है? एक तो सबसे पहला ऑप्शन पाट क्षेत्र, दूसरा ऑप्शन संथाल वाला क्षेत्र है, संथाल परगना का, या फिर आप इसको राजमहल का क्षेत्र आप कह सकते हैं कि राजमहल। आप बताओगे कि असुर जनजाति जो है वो किस तरफ ज्यादा निवास करती है? राजमहल। इसमें से ऑप्शन बताइए क्या होगा, आप सभी लिख के बताइए। क्विज हो रहे हैं तो एक के बाद एक तो क्वेश्चन निकलेंगे ही। देखो कि आपकी तैयारी कैसी है। आपने जो आंसर किया है रांची, गुमला और लोहरदगा, ये बिल्कुल सही आंसर है। आप सभी आंसर करो। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि असुर जनजाति का संकेंद्रण झारखंड के किस क्षेत्र में है तो वो क्या इसका आंसर हो जाएगा? आप बताइए। जी बिल्कुल, पाट क्षेत्र में। और झारखंड में पाट क्षेत्र किस तरफ है आप बताइए। देखिए, झारखंड का अगर पाट क्षेत्र अगर आपसे पूछा जाए, अगर ये मैंने कोशिश किया है, अगर पाट क्षेत्र पूछा जाए झारखंड का तो वो किधर होगा? ये हो गया नॉर्थ का साइड। ये क्विज चल रहा है इसीलिए मैं आपसे ज्यादा प्रश्न पूछ रही हूँ, ये जानना चाहती हूँ। आंसर भी मैं आपको बताई। पाट क्षेत्र जो है यहाँ पर ज्यादातर आपके आंसर जो है बिल्कुल पूर्णिमा लकड़ा जी, विजय जी, सिंहभूम में नहीं, पाट क्षेत्र की तरफ। और पाट क्षेत्र झारखंड के किस तरफ है? वेस्ट हो गया, ईस्ट हो गया और ये साउथ हो गया। आपको उत्तर, पश्चिम, पूरब और दक्षिण किस तरफ पाट क्षेत्र है? जी बिल्कुल वेस्ट साइड में, ये पश्चिम वाला जो एरिया है। और पाट क्षेत्र जो होता है वो झारखंड का सबसे ऊंचा क्षेत्र है। झारखंड का सबसे ऊंचा क्षेत्र जो है यही पाट क्षेत्र है। लोहरदगा यहाँ है, रांची यहाँ है और गुमला यहाँ पर है, ऊंचे वाले जगह पर। चलिए, नेतरहाट भी इसी पाट क्षेत्र में आता है। झारखंड का सबसे ऊंचा क्षेत्र जो है यही पाट क्षेत्र है। नेतरहाट आपने सुना होगा। नेतरहाट पहाड़ों की मल्लिका किसे कहा जाता है? आप उसका आंसर कीजिएगा। देखिए, चलिए अब हम लोग अगला प्रश्न लेते हैं। टाना भगत आंदोलन
किससे? तो क्वेश्चन मैं आप लोगों से भर भर के पूछूंगी, केवल ऐसे ही इतना ही नहीं है, और भी बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, सबके आंसर मैं यहाँ ले रही हूँ। क्लास को शेयर कर दीजिए, अधिक से अधिक लाइव होने चाहिए, लाइव लर्नर्स, और ये क्लासेस कंटिन्यूटी के साथ चलेंगे। टाना भगत आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई है आपको ये बताना है, किस जगह से टाना भगत आंदोलन की शुरुआत हुई है। अच्छा, आप गुमला से हो संध्या प्रसाद जी, देखिए अटरिया, बनगासी, चिंगरी नवाटोली और बालू भांग, मैं आपको आंसर करने का मौका दे रही हूँ। आपके आंसर है सी, बिल्कुल सही है, चिंगरी नवाटोली बिल्कुल सही है। क्या नाम है? गायत्री कुमारी जी, पूर्णिमा लकड़ा जी, चलिए मीना कुमारी जी, मेरी महिला मित्र सभी शामिल है, बहुत अच्छा लगता है ये देख करके महिलाएं ज्यादा रहती हैं क्लास में। चलिए, चिंगरी नवाटोली कहाँ पर है? ये गुमला में। अब झारखंड के किस एरिया में गुमला है? आपको अभी तुरंत मैंने बताया, ये याद रखिएगा, कॉन्सेप्ट मैं आपके क्लियर कर रही हूँ। झारखंड का ये वाला जो एरिया है ये गुमला का है। अभी मैंने इस रेंज को क्या बताया है? ये पाट क्षेत्र कहलाता है, पाट रेंज, और झारखंड का सबसे ऊंचा ये और ये ढाल, झारखंड का ढाल इस तरफ है, इसीलिए बहुत सारी नदियां ऐसी हैं जो यहाँ से निकलती हैं और पूरब की ओर प्रवाहित होती हैं, क्योंकि ये ढाल बनाता है। ये क्या बनाता है? ढाल बनाता है, कॉन्सेप्ट है ये पाट क्षेत्र हो जाता है। ऊंचा जगह आपको देखने मिलेगा, लातेहार के टोरी से निकलती है दामोदर नदी। अब ये अपने पूरब की ओर प्रवाहित होती है। तो ऐसी बहुत सारी नदियां जो पूरब की ओर प्रवाहित होती हैं, क्यों? क्योंकि इसका ढाल इधर बनता है, लेकिन ढाल केवल उधर ही नहीं बनता है, ढाल इधर भी बनता है। तो गुमला से एक नदी निकलती है, आज सुबह वाले क्लास में मैंने बताया है कि गुमला से कौन सी नदी निकलती है दोस्तों, आंसर कीजिए। गुमला से संबंधित आपको जो जो जानकारी है आप सभी कमेंट करके बताइए जरूर। गुमला से कौन सी नदी निकलती है? शंख नदी। और आप सभी को आंसर करना है कि कौन सी नदी में हीरे पाए जाते थे, ऐसा हम लोगों को प्राचीन स्रोत से पता चलता है। और यही हीरे जो थे ये आकर्षण का केंद्र थे। मुगल जो थे इसी हीरे से आकर्षित होकर के झारखंड के क्षेत्र में आए थे। ये कौन सा नदी है दोस्तों? तो ये शंख नदी है, और शंख नदी में हीरे पाए जाते हैं, ऐसी जानकारी हम लोगों को प्राचीन काल से मिलती है। और जब मुगलों को ये पता चला कि यहाँ पे हीरे निकल रहे हैं तो यहाँ पर आकर्षित हुए। हीरों के पारखी यहीं पर थे। दुर्जन शाल, जिनके बारे में मैंने मॉर्निंग वाले क्लास में बताया था, दुर्जन शाल हीरों के बहुत बड़े पारखी थे। हीरा, एक्टर वाला हीरा नहीं, डायमंड वाला हीरा, हीरो के। इसलिए गुमला में ही नवरत्नगढ़ का किला है। नवरत्नगढ़ का किला कहाँ पर है? तो गुमला में। आप बताइए कि अंजन ग्राम मंदिर, आज मॉर्निंग वाले क्लास आपने किया होगा तो याद होगा, अंजन ग्राम मंदिर कहाँ है? तो ये भी गुमला में है। टाना भगत आंदोलन, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? इसी गुमला के चिंगरी नवाटोली से हुई। आपको ये आंसर करना है, टाना भगत आंदोलन की शुरुआत कब हुई? वर्ष बताइए, किस वर्ष हुई? किस वर्ष हुई टाना भगत आंदोलन की शुरुआत? किस वर्ष हुई है? आप सभी आंसर कीजिए। और ये भी बताइएगा कि इसके प्रमुख नेतृत्वकर्ता कौन थे? टाना भगत आंदोलन के नेतृत्वकर्ता कौन थे? कौन नेतृत्व कर रहा था? और किस वर्ष इसकी शुरुआत हुई, ये आपको बताना है। और किस जनजाति से संबंधित है? कौन सी जनजाति का एक भाग है ये टाना भगत? टाना भगत कोई जनजाति नहीं है, लेकिन उरांव जनजाति जो है उनका ही ये भाग है जो टाना भगत कहलाए। ये कुडुक धर्म ही मानते हैं। 1914, बिल्कुल, जिन्होंने 1914 आंसर किया है, 1914 ईस्वी में टाना भगत आंदोलन की शुरुआत हुई है। किसकी? टाना भगत आंदोलन की। जतरा उरांव, जतरा भगत या जतरा उरांव, जी बिल्कुल। और ये जो जतरा भगत या जतरा उरांव थे, कहाँ से, किस जगह से संबंधित है? तो यही गुमला है दोस्तों, इसी गुमला से ये संबंधित है। इसीलिए इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? तो चिंगरी नवाटोली, गुमला से इसकी शुरुआत हुई है। क्लियर है आप लोगों के लिए? टाना भगत आंदोलन के बारे में जानकारी हो गई, गुमला के बारे में जानकारी हो गई, कौन सा स्थल गुमला में है, ये सारी चीजों की जानकारी हो गई। और एक जलप्रपात का नाम बता दीजिए जो आपको गुमला में मिलेगा। इसका आंसर बता दीजिए, कोई एक जलप्रपात जो गुमला में मिलेगा आपको। अब हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न को पढ़िए, मैं भी आपको बता देती हूँ, जिनको जो नहीं देख पा रहे होंगे, जिनको अक्षर इनके छोटे नजर आ रहे होंगे, तो मैं पढ़ के सुना देती हूँ, शब्द पे फोकस कीजिएगा। चलिए, सफा होड़ आंदोलन,
कौन सा आंदोलन? ये आंदोलन है सफाहोड़ आंदोलन। तो सफाहोड़ आंदोलन के जनक कौन है? देखिए एक ही प्रश्न में बहुत सारे कंटेंट हैं और ये सारे क्वेश्चन मेरे खुद के द्वारा क्रिएट किए हुए हैं, बनाए हुए हैं। अभी और भी बहुत सारे क्वेश्चन बन रहे हैं, मैं किताब लिख रही हूँ तो उसमें क्वेश्चंस आपको बहुत सारे मिलेंगे। घाघरा, नागफेनी, पैराघाग, सदनी घाग। चलिए अब हम लोग सबके बारे में भी जानेंगे, बहुत अच्छी जानकारी। आप लोग गुमला से कौन कौन हो ये भी आप बता दीजिएगा। चलिए सफाहोड़ आंदोलन के जनक लाल बाबा हेम्ब्रम। लाल बाबा हेम्ब्रम थे, इन्हीं को मतलब लाल बाबा थे, लाल हेम्ब्रम को लाल बाबा के नाम से जाना जाता है। तो एक ही क्वेश्चन में आपको बहुत सारे टॉपिक फैक्ट भी मिल जाएंगे। इनको लाल हेम्ब्रम के नाम से जाना जाता था, जिनकी शुरुआत यानी कि जो सफाहोड़ आंदोलन है इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो 1870 ईस्वी में, 1870 में। और लाल बाबा ने आजाद हिंद फौज की तर्ज पर एक किस दल का गठन किया था? किसके तर्ज पर? आजाद हिंद फौज। इसके तर्ज पर संथाल परगना के क्षेत्र में। तो यानी कि ये जो सफाहोड़ आंदोलन जो था दोस्तों, ये किस तरफ सक्रिय था? तो ये संथाल परगना वाले एरिया में सक्रिय था, ये वाले में। और ये 1870 ईस्वी में इसकी शुरुआत हुई थी सफाहोड़ आंदोलन की। जिसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो ये थे लाल बाबा, इनको लाल हेम्ब्रम के नाम से जाना जाता है। आपको ये बताना है कि आजाद हिंद फौज के तर्ज पर इन्होंने किस दल का गठन किया था? आंसर कर दीजिए अबुल हसन जी। सी आंसर आपके आ रहे हैं, देखिए आपके सी आंसर आ रहे हैं। चलिए अहमद और अरमान जी बी आंसर आपने किया है। डोली कुमारी जी, इसका आंसर हो जाएगा देशोद्धारक दल, ठीक है ना? आप गुमला से हो, देशोद्धारक दल। कृष्णा कुणाल जी, अच्छा आप गुमला से हैं। संध्या प्रसाद जी, आप भी गुमला से हो। चलिए बहुत अच्छा लगा जान करके। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए देशोद्धारक दल, इसकी स्थापना मतलब इसको किसने स्थापना किया था? तो लाल हेम्ब्रम ने, जो सफाहोड़ आंदोलन से संबंधित थे। और सफाहोड़ आंदोलन में लाल बाबा करते क्या थे? तो एक सफेद झंडा, ठीक है ना, एक मिनट रुक जाइए, एक सफेद झंडा वो सबको बांटते थे, व्हाइट कलर का झंडा ये वो देते थे। और लोगों को मांस मंदिरा से दूर रहने के लिए प्रेरित मतलब करते थे कि आप मांस मंदिरा से दूर रहिए, सफाहोड़ आंदोलन में। अब हम लोग अगला प्रश्न लेते हैं, पढ़िए। झारखंड का पहला ईसाई मिशनरी कौन सा है? तो गौशनर मिशन। तो झारखंड का पहला ईसाई मिशनरी गौशनर मिशन 1845 ईस्वी को रांची पहुंचा। तब रांची के कमिश्नर कौन थे? हाँ टीचर्स एकेडमी, आपके आंसर सही थे बिल्कुल। चलिए अच्छा आप लोग नलिन, चलिए मैं पढ़ूंगी आप लोगों के कमेंट भी। चलिए झारखंड का पहला, इसका आंसर कर दीजिए। पहला ईसाई मिशनरी कब आया था? ये भी क्वेश्चन आ सकता है। देखिए मैंने क्वेश्चन को थोड़ा सा टफ बनाने की कोशिश की है, लेकिन मैंने पूरा कोशिश किया है कि एक क्वेश्चन में अधिक से अधिक आपको फैक्ट भी मिल जाए, ताकि उसके बारे में आपको बहुत ज्यादा डिटेल ना पढ़ना पड़े। तो आपको बताना है कि जब ईसाई मिशनरी जो गौशनर मिशन था 1845 में जब वो रांची पहुंचा, उसका दल, ये दल था, तो ये कहाँ उस जब रांची पहुंचा था तो रांची के कमिश्नर उस समय में क्या नाम था इनका? बिल्कुल आंसर आप लोगों के सही आ रहे हैं, बिल्कुल बी आंसर जिन्होंने किया है सिंटू कुमार जी, सितेंद्र यादव जी, सपना कुमारी जी का आंसर ए है, गलत है। यशराज मुंडा जी बिल्कुल, कर्नल आउसले, ये बिल्कुल सही है। 1845 ईस्वी में, याद कीजिएगा ये वर्ष याद रखिएगा 1845। इस समय में ये भी याद रखिएगा पहला ईसाई मिशनरी जो झारखंड में आया था कौन था? ये गौशनर मिशन। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि पहला ईसाई मिशनरी जो झारखंड आया था वो कौन था? तो ये था गौशनर मिशन। वर्ष कब आया था? तो 1845 में। रांची में कमिश्नर कौन था? तो ये थे कर्नल आउसले। थोड़ा सा कुछ और डिटेल इसके बारे में हम लोग जानेंगे। अब डिटेल में मैं थोड़ा आपको बता रही हूँ, आपको याद रखना होगा ये सारे डिटेल्स को। मतलब ये दल था ना, ये गौशनर मिशन एक दल के रूप में आया था। इसमें 4 सदस्य जो थे वो रांची पहुंचे थे। ये समय था 4 सदस्य इसके थे, और ये समय था कब का? तो ये 1845, और डेट था 2 नवंबर। 2 नवंबर को ये एक दल में 4 सदस्य थे, और ये 1845 2 नवंबर को रांची पहुंचे। उस समय में यहाँ पर आउसले थे। मिशनरी जो थे, धर्म प्रचारक यहाँ क्यों आए थे? इनका जो योगदान रहा ना झारखंड के क्षेत्र में,
शिक्षा को बढ़ावा देने में, शिक्षा को उसमें इनका बहुत बड़ा योगदान था। और जब आप एनसीईआरटी पढ़ोगे इतिहास विषय में, तब इनके मकसद जो थे भारत में आने का, ये मकसद आपका क्लियर हो जाएगा कि आखिर किस मकसद से वो यहाँ पर आए थे। अब आंसर कर दीजिए। 4 मेंबर्स थे जी, बिल्कुल। रांची में आर्य समाज की स्थापना किस वर्ष हुई थी? रांची में अगर आर्य समाज की स्थापना किस वर्ष हुई थी, ये बताना है। और ये भी आप बता दीजिएगा आंसर कि आर्य समाज की स्थापना किस वर्ष हुई थी। पूरे भारत में आर्य समाज की स्थापना किस वर्ष हुई थी, ये बताइएगा। और किसने आर्य समाज की स्थापना की थी, ये भी बताइएगा भारत में। इसका आंसर हो जाएगा 1891 में, 1891 में झारखंड में आर्य समाज की स्थापना हुई थी। लेकिन भारत में आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? भारत में आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा हुई थी? आप सभी आंसर कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप सभी के आंसर पे मेरा नजर है, क्या आंसर आप कर रहे हो? चलिए अगला प्रश्न है, उसको हम लोग स्किप किए, थोड़ा सा टाइपिंग एरर था इसलिए मैंने उसको स्किप कर दिया। अगला जो प्रश्न है ये है कि रामगढ़ में कांग्रेस का 53वां अधिवेशन कहां पर? रामगढ़ में। रामगढ़ में कांग्रेस का दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था आर्य समाज की स्थापना। बिल्कुल सही आंसर है, आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती के द्वारा। वर्ष कौन सा था? 1875, 1875 ईस्वी। वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर चलो, ये इन्होंने कहा था दयानंद सरस्वती ने। आर्य समाज की स्थापना इन्होंने की थी और झारखंड में आर्य समाज की स्थापना 1861 ईस्वी में हुई थी। जी बिल्कुल, वेद की तरफ, जो हमारे 4 वेद हैं उनके तरफ इनका विशेष फोकस था। बताया गया था कि आप वेदों पर, मतलब वेदों को का अध्ययन कीजिए। चलिए बिल्कुल सही आंसर कर रहे हैं आपने, सुभाष चंद्र बोस, शशि प्रकाश जी। चलिए रामगढ़ में कांग्रेस का 53वां अधिवेशन, बहुत अधिक फैक्ट है इसमें, याद रखिएगा। रामगढ़ में अधिवेशन हुआ था सबसे पहले, मतलब आपको अगर झारखंड में अधिवेशन हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, तो ये रामगढ़ में हुआ था। ये पहला फैक्ट इस क्वेश्चन से निकल के आ रहा है। और ये कौन सा अधिवेशन था? तो ये 53वां अधिवेशन था। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट। किस वर्ष हुआ था? तो 1940 ईस्वी में हुआ था। अब इस अधिवेशन में, चूंकि अब इतने आसान क्वेश्चन तो मैं नहीं पूछने वाली, आपको मैंने जो आपको याद है, जो आपको पता होगा, वो सारा यहाँ दिया हुआ है। कुछ टफ हम लोग इसको बनाते हैं। इस अधिवेशन के दौरान, हाँ बिल्कुल आर्यन राज जी, रेगुलर क्लास होगी, तो इसके आंसर हो जाएंगे सुभाष चंद्र बोस। क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। बिल्कुल आप सभी के आंसर जो है सुभाष चंद्र बोस, बिल्कुल सही है। एक क्वेश्चन का आंसर आप लोग और कर दीजिए। क्वेश्चन है कि जब रामगढ़ में अधिवेशन हो रहा था, तो इस समय में एक जगह को विकसित किया गया था रामगढ़ में। उस जगह का नाम क्या रखा गया था? अधिवेशन स्थल, मतलब कि अब मान लीजिए कि कोई मीटिंग बुलानी है, तो कोई जगह होगा, मान लीजिए कि रांची में आपको मीटिंग करनी है, तो आपका प्लान फिक्स है कि रेडिसन ब्लू में करना है या कैपिटल हिल में करना है, तो आपके वो डेस्टिनेशन फिक्स है, ठीक है ना, वेन्यू आपका फिक्स है कि हाँ वही करना है मुझे, या फिर रायलाल में करना है, या फिर किसी बैंक्वेट हॉल में करना है, कहीं करना है, ये आपका फिक्स है। लेकिन आखिर रामगढ़ में जो अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, तो इसमें जो जगह पर, जहां पर अधिवेशन हो रहा था 53वां अधिवेशन, इस अधिवेशन में जो जगह बना, बिल्कुल सही मौसम अंसारी जी, एकदम सही, मजहर नगर, बिल्कुल। तो इस जगह का नाम क्या था? तो आप लोग जान गए। चलिए, तो इस जगह का नाम मजहर नगर। बहुत अच्छा आप लोगों की तैयारी चल रही है, बहुत ही अच्छी तैयारी चल रही है। तो ये मजहर नगर, ये जगह का नाम। अब एक क्वेश्चन और, ये जो प्रवेश द्वार बनाया गया था, इस प्रवेश द्वार का नाम क्या था? इस प्रवेश द्वार का नाम बताइए। ये प्रवेश द्वार जो बनाया गया था, इसका नाम क्या था? आंसर कर दीजिए। चलिए, इस प्रवेश द्वार का नाम बताइए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद हो गए, और भी बहुत सारे फैक्ट हैं। ये बताइए कि ये जो रामगढ़ का जो 53वां अधिवेशन हो रहा था, इसकी अध्यक्षता कौन कर रहा था? इसके अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्षता बताइए, अध्यक्षता कौन कर रहा था? एक विशेषता इसके बारे में मैं और बता देती हूँ। इसकी सबसे बड़ी विशेषता ये है इस अधिवेशन की दोस्तों, कि इस समय में जिन्होंने अध्यक्षता की थी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे लंबे समय तक अध्यक्षता करने वाले यही व्यक्ति थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? जी, मौलाना अबुल कलाम आजाद इसकी अध्यक्षता कर रहे थे।
मौलाना अब्दुल कलाम आजाद की जो विशेषता है उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष ये रहे थे, क्योंकि 1940 ईस्वी के बाद से कोई अधिवेशन नहीं हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन फिर हुआ था 1946 में, ठीक है। तो उस समय तक अब्दुल नहीं, मौलाना अबुल कलाम आजाद, अबुल कलाम आजाद मैंने ये बोला था। अब देखिए इनकी एक और विशेषता है, सबसे कम उम्र के अध्यक्षता करने वाले ये थे, सबसे कम उम्र में ये अध्यक्षता करे थे। दूसरी बार ये अध्यक्षता कर रहे थे, एक बार और ये अध्यक्षता कर रहे थे। ईयर मेरे से मिसिंग है, थोड़ा याद नहीं आ रहा है मुझे ईयर, लेकिन मुझे जहां तक लग रहा है कि 1926 या फिर इस सब के आसपास में इन्होंने एक बार और अध्यक्षता किया था, मौलाना अबुल कलाम आजाद ने। तो सबसे कम उम्र में अध्यक्षता करने वाले यही व्यक्ति थे, लंबे समय तक भी। कि तो 53वां अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो चलिए पहला शिक्षा मंत्री भी यही थे। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस, क्या है? अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के झरिया अधिवेशन में कौन अध्यक्ष चुना गया था? देखिए झारखंड में जब आप आधुनिक झारखंड का जब इतिहास पढ़ोगे तो उस समय में महिलाओं का योगदान जो आपको पढ़ना है। फिर कुछ संगठन बना था मजदूरों का, तो उस संगठन के बारे में भी पढ़ना है कि झारखंड में कौन कौन से संगठन बने, अगर कोई संगठन बना तो उसकी अध्यक्षता किसने की थी। मैं आपको बता दे रही हूँ, ये पढ़ के आप रखिएगा। अगर आप झारखंड जी के अच्छे से पढ़ना चाहते हैं कि झारखंड के हर एक प्रतियोगिता परीक्षा में ये काम आ जाए, तो फिर आपको इस तरीके से पढ़नी है। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के झरिया अधिवेशन में कौन अध्यक्ष चुना गया था? आंसर क्या आपके आ रहे हैं? किसी के सी आ रहे हैं? नेहरू जी, सिट्टू कुमार जी, बिल्कुल नेहरू जी, जवाहरलाल नेहरू ने इसकी अध्यक्षता की थी, जवाहरलाल नेहरू ने। भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ था उस समय में प्रधानमंत्री बनाए गए थे, यही नेहरू जी थे ना। चलिए झारखंड पार्टी की स्थापना, झारखंड पार्टी याद रखिएगा, अगर आप पहली बार सुन रहे होंगे तो ये एक पार्टी था, एक दल था। इसका योगदान क्या था? तो इसका योगदान मैं आपको बता दूं क्यों आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको इस सिलेबस में दिया हुआ है कि झारखंड राज्य निर्माण आंदोलन आपको पढ़ने हैं, ये आपके सिलेबस में दिया हुआ है। इसीलिए झारखंड पार्टी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आपके सिलेबस में दिया हुआ है, मेंशन है ना। चाचा जी, जी बिल्कुल चाचा जी, हमारे जवाहरलाल नेहरू। बाल दिवस कब मनाया जाता है? बिल्कुल सही आंसर है, क्या नाम है आपका? खुशहाल। चलिए आपके आंसर भी सही आ रहे हैं। तो झारखंड पार्टी की स्थापना जयपाल सिंह मुंडा के नेतृत्व में 1950 ईस्वी में हुई। झारखंड पार्टी का कांग्रेस में विलय हो गया था 1963 ईस्वी में। और झारखंड पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या था? क्या था? बिल्कुल सही है कुणाल कुमार जी, एकदम आप लोगों के बिल्कुल आंसर सही है। देखिए थोड़ा सा मैं इसका चित्र भी बना देती हूँ। अब उतने अच्छे से तो नहीं बन पाया। क्या चुनाव चिन्ह था? मुर्गा। जी बिल्कुल सही आंसर है। तो इनका चुनाव चिन्ह था झारखंड पार्टी का, ये मुर्गा था। कब इसकी स्थापना हुई थी? तो 1950 ईस्वी में। कौन संस्थापक थे इसके? तो ये थे जयपाल सिंह मुंडा। अब ये बताइए आप सभी कि जयपाल सिंह मुंडा का जन्म कब हुआ था? और क्या जयपाल सिंह मुंडा आपके जिले के हैं? जयपाल सिंह मुंडा का जहां जन्म हुआ था उस जिले से हमारे कौन कौन से मित्र जो हैं वो जुड़े हुए हैं? आप सभी आंसर कर दीजिएगा। जयपाल सिंह मुंडा का जिस जगह पे जन्म हुआ था उस जगह से कौन कौन से मेरे मित्र शामिल हैं? जी बिल्कुल, जयपाल सिंह मुंडा का जन्म कहाँ हुआ था? 1903 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था और इनकी मृत्यु हुई 1970 ईस्वी में, 1970 में। 1903 में इनका जन्म, मृत्यु हुई 1970 ईस्वी में। कहाँ जन्म हुआ था? खूंटी में। जी बिल्कुल 1900। ऋतिक रानी जी आप वहीं से हो, खूंटी से? जी बिल्कुल। सुमित यादव जी खूंटी में। खूंटी के किस गांव में? तो टकरा गांव में। टकरा गांव, खूंटी के टकरा गांव में। और ये किस खेल से संबंधित है जयपाल सिंह मुंडा? जयपाल सिंह मुंडा किस खेल से संबंधित है? अच्छा आप हो, चलिए जयपाल सिंह मुंडा हॉकी खेल से संबंधित है। क्या चीज से? तो ये हॉकी खेलते थे दोस्तों। ये भी आप सभी आंसर, क्विज चल रहा है इसलिए मैं आपसे क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा पूछ रही हूँ और आपके आंसर भी ले रही हूँ। टकरा गांव
खूंटी जिला 1903 में इनका जन्म हुआ था। खूंटी जिले की स्थापना हुई थी 2007 में। हॉकी खेल ये खेलते थे। राजनीति में भी इनका प्रवेश हुआ। झारखंड पार्टी का इन्होंने 1950 ईस्वी में गठन किया था, झारखंड पार्टी का। किस वर्ष इन्होंने ओलंपिक का कप्तानी किया, ओलंपिक में हॉकी खेल का कप्तानी किया था, जिसमें ओलंपिक में भारत को हॉकी के क्षेत्र में स्वर्ण पदक मिला था? वर्ष बताइएगा, किस वर्ष हॉकी में? 1928, बिल्कुल सही आंसर है, 1928 ईस्वी में। 1928 में जो ओलंपिक हुआ था उसमें हॉकी में भारत को स्वर्ण पदक मिला, उसकी कप्तानी यही कर रहे थे जयपाल सिंह मुंडा। तो ये इनके लाइफ का बहुत बड़ा अचीवमेंट है 1928, और भारत के लिए भी बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि पहला ओलंपिक में स्वर्ण पदक भारत को मिल रहा था। और झारखंड के हमारे इन्होंने, और अक्सर आप देखोगे खास करके जयपाल सिंह मुंडा और बिरसा मुंडा, इन दोनों से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं दोस्तों। और ये दोनों कहां से, किस जिला से संबंधित है? ये दोनों आपके जिले से संबंधित है। क्या नाम था आपका? ऋतिक जी? जी बिल्कुल, खूंटी से संबंधित है ये भी। चलिए अगला प्रश्न है कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा पहली बार, बीजेपी के द्वारा पहली बार वनांचल प्रदेश की मांग कब की गई थी? वनांचल, देखिएगा नाम पे, शब्द पर फोकस कीजिएगा। बीजेपी के द्वारा, बीजेपी भारतीय जनता पार्टी, इनके द्वारा पहली बार वनांचल प्रदेश की मांग कब की गई थी? बिल्कुल 1988 ईस्वी में, 1928 में पहली बार मांग किया गया था। 1988 में वनांचल प्रदेश का मांग किया गया था। अब ये बताइएगा आप सभी, कोई जगह है जिसके बारे में ये प्रश्न है, अब वो कौन सा जगह है? प्रश्न क्या है? प्रश्न है कि लाडलाउदा, शिवपुर सोता, बारामसिया गरम सोता किस जिले में स्थित है? बारामसिया, लाडलाउदा, शिवपुर, ये किस जिला में है? अबुल हुसैन जी बताइए। चलिए सबके आंसर सही है। अहमद अरमान जी बिल्कुल सही है। सुभाष सोरेन जी, आप सबके आंसर इतने तेजी से जा रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर है आप लोगों के। लाडलाउदा, शिवपुर, बारामसिया, ये सभी किस जिले में स्थित है आपको बताना है। बिल्कुल सही आप लोग जा रहे हो। आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर बी, पाकुड़। क्या हो जाएगा? बीजेपी के द्वारा मांग किया गया था वनांचल का, बिल्कुल कांग्रेस के द्वारा विरोध किया गया था। लालू प्रसाद जी का एक कमेंट्स आया था अलग झारखंड राज्य के मांग को लेकर के कि मेरी लाश जब, मतलब मेरी लाश से, ऐसा कुछ उन्होंने कहा था कुछ दिन पहले, मैंने सुन रही थी जी। चलिए लाडलाउदा, शिवपुर, पाकुड़। अब चलिए ना पाकुड़ के बारे में जानते हैं। मोटिलो टावर का शहर, मोटिलो टावर का शहर कहां पर है? आप सभी आंसर कीजिएगा। यही जगह है ये पाकुड़ का, यहाँ पर है पाकुड़। ये जगह है साहेबगंज का और ये जगह है पाकुड़ का। पाकुड़ में सबसे कम साक्षरता दर झारखंड में सबसे कम कहां पर है? तो सबसे कम साक्षरता दर यही पाकुड़ में है। महिलाओं की साक्षरता दर की बात की जाए तो सबसे कम महिलाओं की साक्षरता दर जो है वो यही है, और पुरुषों की साक्षरता दर इसी जगह पर पाकुड़ में। यहाँ पर गर्म जलकुंड बहुत सारे हैं, देख लीजिए ये सारे गर्म जलकुंड है। लाडलाउदा, शिवपुर, बारामसिया, गरम सोता, ये सभी गर्म जलकुंड है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग अगला प्रश्न लेते हैं। झारखंड में सिंचाई का प्रमुख साधन क्या है? यानी कि झारखंड में सिंचाई का प्रमुख साधन क्या है? फटाफट आंसर कीजिएगा। सबसे सिंचाई का प्रमुख साधन, मॉन्स्टर जी वेलकम वेलकम मॉन्स्टर जी, अहो भाग्य हमारे कि आप पधारे। चलिए अभी अभी मुझे लग रहा है कि आपने ज्वाइन किया। आपका मुझे याद है जेपीएससी का जब मैं प्रैक्टिस सेट करा रही थी, एक भी क्वेश्चन के आंसर आपके गलत नहीं हुए थे। चलिए क्या होगा आंसर? कुआं। जी बिल्कुल कुआं। आपको बताना होगा कि मैंने यहाँ गुमला क्यों लिखा है, आपको बताना होगा कि गुमला मैंने क्यों लिखा है। चलिए बिल्कुल सही आंसर है कुआं। झारखंड में सिंचाई का प्रमुख साधन क्या है बताइए? जी बिल्कुल कुआं है, सिंचाई का प्रमुख साधन कुआं है।
सबसे अधिक कुआं से सिंचाई कहां पर होती है? झारखंड के किस जिला में सबसे अधिक कुएं से सिंचाई होती है? वो है गुमला। झारखंड के किस क्षेत्र में सबसे अधिक तालाब से सिंचाई होती है? आंसर कर दीजिए आगे आप लोग। तालाब से सिंचाई बिल्कुल सबसे अधिक कहां होती है? देवघर में। तालाब से देवघर में सिंचाई होती है सबसे ज्यादा। बोरवेल। नलकूप के द्वारा सबसे अधिक सिंचाई कहां होती है झारखंड में? नलकूप के द्वारा सबसे अधिक सिंचाई अगर होती है झारखंड में, ये है लोहरदगा। कौन सा जगह है? ये है लोहरदगा। जी बिल्कुल, लोहरदगा। नहर से सबसे अधिक सिंचाई कहां होती है? नहरों से सबसे अधिक सिंचाई कहां पर होती है? तो ये हो जाती है सिंहभूम। ठीक है ना, नहरों से सिंहभूम में सबसे अधिक सिंचाई होती है। डेली क्लासेस होगी, डेली शाम के 7 बजे आप सभी यहाँ उपस्थित हो जाइएगा। नोटिफिकेशन मैं शेयर कर दूंगी, शाम के 7 बजे आप सभी आमंत्रित हो इस क्लास में। कोशिश ये रहेगी झारखंड जीके में परफेक्ट बना देना आप लोगों को। 42 क्वेश्चन मान के चलेगा, 42। सीजीएल में अगर आप पढ़ रहे हो सीजीएल के लिए तो 42 क्वेश्चन आपके आएंगे। मेरा प्रयास यही है, इसीलिए मैं थोड़ा सा टाइम लेना चाहती हूँ झारखंड जीके में, कि 42 का 42 क्वेश्चन आप टच कर लो। 42 का 42 क्वेश्चन आप टच कर लो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इंडियन एक्सप्लोसिव फैक्ट्री की स्थापना 5 नवंबर 1955 ईस्वी में झारखंड के किस स्थान पर की गई थी? चले आप सभी के आंसर आ रहे हैं। चलिए, मंस्टर जी, मीना कुमारी जी, नहीं सुभाष सोरेन जी, देखिए चलिए गोमिया, तैयारी कीजिए। चलिए गोमिया में एक्सप्लोसिव फैक्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एकदम आएगा, क्योंकि इंडियन एक्सप्लोसिव फैक्ट्री जो है वो कहां पर है? गोमिया। किस जिला में है? जिला बताइए, गोमिया किस जिला में है? जिला का नाम बताइए। और स्थापना कब किया गया था इसकी स्थापना 5 नवंबर 1955 ईस्वी में किया गया था। गोमिया किस जिला में है ये बताना है आपको। गोमिया किस जिला में है? बोकारो में है। जी बिल्कुल सही, बोकारो में इस्पात कारखाना है। अब आप ये आंसर कर दीजिए कि बोकारो में जो इस्पात कारखाना है उसकी स्थापना कब हुई थी? बोकारो इस्पात कारखाने की स्थापना कब हुई थी? चलिए, और किस देश के सहयोग से हुई थी बोकारो में इस्पात कारखाने की स्थापना? चलिए आगे बढ़ते हैं। उद्योग के बारे में पूरा एकदम सारे इंडस्ट्री के बारे में एक एक फैक्ट मैं आप लोगों को रटवा दूंगी। 1964 ईस्वी में स्थापना। चलिए, किस देश के सहयोग से हुई थी? उरांव जनजाति के त्योहार। अब चलिए हम लोग थोड़ा सा जनजाति में आते हैं। ट्राइब्स, जनजाति। झारखंड में अगर आप जनजातियों के बारे में आप नहीं पढ़े तो आप कुछ नहीं पढ़े। झारखंड की कला और संस्कृति के बारे में आपने नहीं पढ़ा तो कुछ नहीं पढ़ा। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है और बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करने वाला है, क्योंकि झारखंड में 32 प्रकार की जनजातियां निवास करती हैं। इसमें से 8 जनजातियां ऐसी हैं जो आदिम जनजातियों की श्रेणी में आती हैं। इन सभी जनजातियों के बारे में डिटेल बताने का जिम्मेदारी मेरा। पढ़ने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी, दिमाग में घुसाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी, लेकिन दिमाग में घुसवाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी। ठीक है, चलिए याद करा दूंगी, एक एक फैक्ट रटवा दूंगी सारा, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। उरांव जनजाति के त्योहार के अवसर पे पुरुष और महिलाओं के द्वारा पहने जाने वाले वस्त्र को क्या कहा जाता है? चलिए आप लोग टॉपर में हो, केरिया और खनरिया कहा जाता है। बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, केरिया और खनरिया। क्या है दोस्तों? केरिया है और खनरिया है, ये कपड़े हैं। केरिया जो है वो पुरुषों के द्वारा पहना जाता है और खनरिया जो है ये महिलाओं के द्वारा पहना जाता है। किस जनजाति में? उरांव जनजाति में। उरांव जनजाति आपने देखा होगा जेपीएससी में कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चन आए थे जिसके वर्ड्स भी आपको सुनने भी नहीं नसीब हुआ था, आपने सुना भी नहीं था, वैसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं ट्राइब से। ठीक है, तो अब देखिए उरांव जनजाति के त्योहार के, ये अपने त्योहार के अवसर पर इस तरीके के पोशाक जो है वो धारण करते हैं। उरांव जनजाति झारखंड की ये दूसरी बड़ी जनजाति है। झारखंड की दूसरी बड़ी जनजाति उरांव जनजाति। ये खुद को क्या कहलाना पसंद करते हैं? उरांव जनजाति से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट आप सभी टाइप करना शुरू कर दीजिए, लिखना शुरू कर दीजिए। उरांव जनजाति जो है दूसरी बड़ी जनजाति है झारखंड की। कुडुक खुद को कहलाना पसंद करते हैं, भाषा इनकी कुडुक है। इनमें युवा गृह का प्रचलन है दोस्तों। क्या चीज का है?
युवा गृह का प्रचलन है। आखिर इनके युवा गृह को क्या कहा जाता है? क्वेश्चन पूछा गया है जेपीएससी के प्रीलिम्स में 7th 8th 9th 10th में। जी बिल्कुल, इनके युवा गृह का प्रचलन है। इसमें इनके युवा गृह को क्या कहा जाता है? आप सभी आंसर कर दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग अगला प्रश्न लेते हैं। आपके आंसर का मुझे इंतजार है। धूमकुड़िया, बिल्कुल सही आंसर किया आपने। धूमकुड़िया जो है, खरवार जनजाति में पंचायत को क्या कहा जाता है? खरवार जनजाति, आपको मैं इनसे परिचय करवाऊंगी, पहले आप इसके आंसर कर दीजिए कि इनके पंचायत को क्या कहा जाता है, क्योंकि क्वेश्चन आए हुए ऐसे भी। धूमकुड़िया उरांव जनजाति। युवा गृह होता क्या है ये भी मैं आपको क्लियर कर दूंगी, आप पहले इसके बारे में बताइए कि खरवार जनजाति में पंचायत को क्या कहा जाता है। और साथ ही साथ ये भी आप बताइएगा कि खरवार जनजाति जो है ये खुद को, चलिए मैं ही आपको बता देती हूँ, 18 हजारी ये कहलाते हैं 18 हजारी। ये सूर्यवंशी भी कहलाते हैं, सूर्यवंशी, ठीक है ना। ये 18 हजारी सूर्यवंशी ये कहलाते हैं खरवार जनजाति। इनका संकेंद्रण कहाँ है? आपको अगर खरवार जनजाति झारखंड में मिलेंगे तो ये कहाँ कहाँ मिलेंगे आपको? इसका जो आंसर होगा, खरवार जनजाति में पंचायत को क्या कहा जाता है, तो आंसर हो जाएगा बैठकी, ऑप्शन नंबर बी। क्या कहते हैं इसको? बिल्कुल बी आंसर सही है। चलिए 18 हजारी ये कहलाते हैं। मॉन्स्टर जी आप हंस रहे हैं। चलिए खड़िया, अब ये बताइएगा कि आपको कहाँ मिलेगा ये खरवार जनजाति? झारखंड में किस एरिया में मिलेंगे आपको? खरवार जनजाति झारखंड के किस एरिया में मिलेंगे? खड़िया जाति सबसे अधिक प्रचलित विवाह, खड़िया जनजाति, पहाड़ी खड़िया, ढुलकी खड़िया, यहाँ से क्वेश्चन आए हुए एग्जाम में। खड़िया जनजाति के ही भाग है, ये वर्ग है अलग अलग। तो खड़िया जाति जनजाति इसको लिखेंगे, खड़िया जनजाति में सबसे अधिक प्रचलित विवाह कौन सा है? देखिए इन सभी जनजातियों में विवाह का प्रचलन है, अलग अलग तरीके से विवाह होते हैं अलग अलग जनजातियों। अब जैसे कि संथाल जनजाति है, संथाल जनजाति में विवाह को क्या कहा जाता है? जी पलामू की तरफ आपको, पलामू, लातेहार, चतरा, इन सभी जगहों पर आपको खरवार जनजाति मिलेंगे दोस्तों। बिल्कुल पलामू की तरफ। अब झारखंड के इस एरिया में आप जाइएगा तो आपको कौन से जनजाति मिलेंगे? इस तरफ आपको खरवार जनजाति मिलेंगे, चेरो मिलेंगे, खरवार मिलेंगे, इधर ही मिलेंगे, याद रखिएगा। चलिए खड़िया जनजाति सबसे अधिक प्रचलित विवाह कौन सा है इनका? अब इनका सबसे अधिक प्रचलित उलोलदाय। उलोलदाय असल विवाह को कहते हैं, असल विवाह या उलोलदाय इनमें सबसे अधिक प्रचलित है। ये क्वेश्चन आंसर कर दीजिए, क्वेश्चन का आंसर कीजिए कि खड़िया जनजाति के जो जनजातीय पंचायत है उसको क्या कहते हैं? इनके जनजातीय पंचायत को क्या कहा जाता है? खड़िया जनजाति के। अगर जनजाति साहब से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। चलिए जनजाति से क्या बताया, पूछा मैंने? खड़िया जनजाति, खड़िया ढोकलो सोहोर, जी बिल्कुल सही आंसर है श्याम कुमार जी, ढोकलो सोहोर। इनकी जनजातीय पंचायत, खड़िया जनजाति की जनजातीय पंचायत को क्या कहते हैं? ढोकलो सोहोर शासन व्यवस्था, ठीक है ना। चलिए ढोकलो सोहोर शासन व्यवस्था। अब चलिए हम लोग अगला प्रश्न लेते हैं। गौड़ जाति के लोग स्थानांतरित कृषि को क्या कहते हैं? स्थानांतरित कृषि आखिर होता क्या है ये मैं आपको पहले क्लियर कर दूं, तब तक आप आंसर कीजिए, ठीक है। अगर आपको आंसर पता होगा तो देखिए स्थानांतरित कृषि में क्या होता है कि मान लीजिए कि यहाँ ये जंगल है यहाँ पर, हाँ, और यहाँ पर कोई आए और इन्होंने क्या किया, इनको चाहिए कृषि योग्य भूमि, इनकी जरूरत क्या है, इनको खेती करना है। तो खेती करने के लिए इन्होंने क्या किया, पेड़ों को कट किया, पेड़ों को काट करके इसको जला दिया, और जलाने के बाद जो इसकी राख बची यहाँ पर, तो इस राख पर इन्होंने खेती किया। क्या किया? कृषि किया। अब जब इन्होंने खेती किया यहाँ पर, तो इस जगह धीरे 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 बहुत बार खेती करने पर ये जगह अनुपजाऊ हो जाती है। अब जो अनुपजाऊ हो गई थी, इसको उपजाऊ करने की कोशिश इन्होंने नहीं किया, जगह बदल दिया। अब इस जगह से इस जगह पे चले गए जहां पर दूसरे जगह वृक्ष था, फिर इसको इन्होंने काटा, ये जगह उधर चले गए और फिर यहाँ पर उसी तरीके से खेती की। ये हो जाता है स्थानांतरित खेती। क्या हो जाता है? ये स्थानांतरित खेती होता है। दीपा और बेवार, जिनके जिनके लकी को जरूर बिल्कुल सही आंसर है। क्या आप आंसर कर रहे हैं? राजेश पुरोहित जी, जय मां सरस्वती, जय मां क्या बोले, जय मां स्मृति, नहीं भाई
सरस्वती माँ तो सरस्वती माता ही है। चलिए, गौड़ जाति के लोग स्थानांतरित कृषि को क्या कहते हैं? तो दीपा और बेवार कहते हैं। देखिए, अलग अलग जनजातियों में जिस जगह पर आपको इसके फैक्ट मिल रहे हैं, ऐसा नहीं है हर जनजातियों में ही ऐसा नहीं मिलेगा आपको कि हर जनजाति में आपको इस तरीके का फैक्ट मिलेंगे। बुक में जिस जगह पर जो चीज मेंशन किया हुआ, अगर वो चीज दिया हुआ है तो बुक में ये दिया होगा कि दीपा और बेवार जो है वो गौड़ जनजाति। जेपीएससी में क्वेश्चन पूछा था, गौड़ जनजाति झारखंड भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो ये थी भील। जो तो भील जनजाति झारखंड भारत की सबसे बड़ी जनजाति, और गौड़ का स्थान दूसरा आता है, दूसरे स्थान पे आता है गौड़ जनजाति। और यही गौड़ जनजाति जो है ये झारखंड में भी निवास करती है, झारखंड में भी इनका निवास स्थल है। और इनमें स्थानांतरित कृषि को क्या कहते हैं? तो इसको दीपा और बेवार कहते हैं। क्या कहते हैं? दीपा और बेवार। चलिए हम लोग आगे बढ़ते, अगला प्रश्न लेते हैं। चीक बड़ाइक जनजाति में पुनर्विवाह को क्या कहते हैं? पुनर्विवाह को चीक बड़ाइक जनजाति में क्या कहा जाता है? गुलशन कुमार जी आप पूछ रहे हो मैं कहां से पढ़ा रही हूँ? जलप्रपात का शहर और झारखंड का शिमला किसको कहा जाता है? आंसर कर दीजिए, क्विज वाला समय है, मैं यहीं से आपका क्लासेस ले रही हूँ। झारखंड का शिमला किसे कहा जाता है और जलप्रपातों का शहर किसे कहा जाता है? झारखंड की राजधानी कौन सी है? और अब आंदोलनों का शहर भी इसी को कहा जाता है, झारखंड में आंदोलन का शहर। चलिए, चीक बड़ाइक जनजाति में पुनर्विवाह को क्या कहा जाता है? सगाई कहा जाता है। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, सी बिल्कुल सही है। रांची, बिल्कुल आप लोगों ने आंसर किया सही, जलप्रपातों का शहर रांची। कौन कौन से जलप्रपात मिलते हैं रांची में? आप सभी आंसर कर दीजिए। अगर आप रांची के जलप्रपात गए हो तो सबसे खूबसूरत जलप्रपात आपको कौन सा लगा, ये भी आंसर कीजिएगा। इसलिए कि मैं थोड़ा प्लान कर रही हूँ थोड़ा जलप्रपात जाने का। यहाँ आने के बाद मैं अभी तक गई नहीं, एक बार प्लान बना भी था तो फेल हो गया। तो मैं सोच रही थी कि थोड़ा सा ये सब खत्म हो जाता है कोरोना वाला मामला, तो फिर चला जाए थोड़ा सा जलप्रपात। तो सबसे सुंदर जलप्रपात रांची में कौन सा, आप ये बताइएगा। चीक बड़ाइक जनजाति में पुनर्विवाह को क्या कहा जाता है? तो सगाई कहा जाता है, सगाई। देखिए दोस्तों, ये पीडीएफ जो है ना, ये मेरा पेड पीडीएफ है, ठीक है। तो जो मेरे पेड स्टूडेंट हैं उनको ये जाता है ये पीडीएफ, ये मेरे द्वारा बनाए हुए सारे क्वेश्चंस हैं। ऐसे आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, स्टडी विद स्मृति जेपीएससी। इस वीडियो को मैं फ्री कर देती हूँ, क्वेश्चन के साथ मैं आंसर भी आपको शेयर कर दूंगी। तो स्टडी विद स्मृति जेपीएससी वाले ग्रुप में शामिल हो जाइए, टेलीग्राम में, तो वहां पर मैं शेयर कर दूंगी। अगला प्रश्न लेते हैं, किस जनजाति के धर्म को रिजले ने जीववाद कहा है? इसको थोड़ा सा स्किप करते हैं, इसको भी स्किप करते हैं। अब ये बताइए कि हैरो गीत, झारखंड में गीत का प्रचलन है, शादी विवाह का समय हो या धान बुआई, धान कटाई, धान उगाई, इस सब का जो समय हो, प्रकृति का भी पूजन का जो होता है, वो अलग अलग गीत होता है झारखंड में, अलग अलग समय में। जन्म संस्कार के समय में, जनेऊ संस्कार के समय में गीत गाए जाते हैं। तो हैरो गीत एक गाया जाता है झारखंड में। आपको ये आंसर करना है। मैम आपका ऑफलाइन क्लास स्टार्ट है मेरा कल से ऑफलाइन बैच भी स्टार्ट है। चलिए, आप बोलोगे कि मैडम अपनी मतलब की बातें आप पढ़ लेते हो, सबके कमेंट्स में मेरा ध्यान रहता है, निगेटिव बोलोगे तो उस पर भी ध्यान रहेगा। हैरो गीत कब गाया जाता है आपको बताना है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? आप कह रहे हो नहीं, धान जब बोया जाता है तब गाया जाता है हैरो गीत, खेत में धान के बोने के समय में। और धान की रुपाई होती है, बुआई नहीं होती है। क्या होती है? धान की रोपनी किया जाता है, धान का रोपनी होता है, रोपा जाता है ना, याद कीजिए आप लोग, वर्ड्स में बहुत अंतर है रोपनी और बोनी में। तो धान की रोपनी जब होती है तब जो है हैरो गीत गाया जाता है। कौन सा गीत? ये हैरो गीत तभी गाया जाता है। चलिए, फी स्ट्रक्चर मैं आपको बता दूंगी, एकदम मिनिमम, दूसरे किसी भी इंस्टीट्यूट में आप पता करो उसका 1/3 फीस यहाँ पर है। तो आपको झारखंड के इंस्टीट्यूट में जाना है, दूसरे इंस्टीट्यूट में पता करना है और यहाँ चले आना है, तो आपको पता चलेगा कि 1/3 यहाँ आपकी फीस है। धोबिया नृत्य में किस रस की प्रधानता है? मेरा देखिए, एक मैंने ये जो अब तो थोड़ा सा और विस्तृत हो रहा है, ये पूरा हमारा जो सेटअप है, एक और सेटअप लगाया जा रहा है। पहले हमारे पास एक पैनल हुआ करता था, अब हम लोगों के पास और पैनल्स आ रहे हैं। तो क्लासेस, दूसरे एग्जाम सारे शामिल होंगे। जेटेट वगैरह की भी तैयारी हम लोगों की यहाँ से शुरू हो रही है, बहुत ही जल्द जेटेट की भी तैयारी शुरू हो जाएगी। झारखंड टेट, हाई स्कूल टीचर, सब की तैयारी यहीं से होगी।
धोबिया नृत्य आपके लिए मैं नागपुरी के क्लासेस भी लेकर के आ रही हूँ, आप टेंशन न ले। खोरठा तो मेरे से नहीं संभलता है, नागपुरी संभलता है, तो नागपुरी के क्लासेस में लेकर के आते हूँ। अगर आपको पसंद आएगा तो आप मुझे बोलना, मैं कंटिन्यू करूंगी, नहीं तो फिर वहीं रुक जाऊंगी। धोबिया नृत्य में किस रस की प्रधानता है? तो ये वीर रस की प्रधानता है दोस्त, दिमाग कीजिएगा, श्रृंगार रस की प्रधानता है धोबिया नृत्य में। टेलीग्राम का लिंक जो है, जेटेट का फीस देखिए, टेस्ट फीस कितनी है सब बता दूंगी आप लोगों को। जब बताती हूँ तो फिर आप लोग बोलते हो कि केवल पैसा 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 पैसा। नहीं करती हूँ दोस्तों, बिल्कुल नहीं करती हूँ, ये बात आप बिल्कुल माइंड से निकाल दीजिए। नचनी किस प्रकार का नृत्य है आपको बताना है। झारखंड में एक नचनी नृत्य होता है दोस्तों, आपको बताना है कि नचनी खिलड़ी नृत्य जो है ये किस प्रकार का नृत्य है। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका है ए, पेशेवर नृत्य है नचनी नृत्य। बुआई होता है कि रोपनी होता है? रोपनी होता है ना, मुझे जहां तक लगता है इसको रोपा जाता है। चलिए, धान के बीज की बुआई होती है, हाँ बीज बोया जाता है, फिर उसके बाद उसकी रोपनी होती है। केंद्री किस जनजाति का प्रिय वाद्य है? केंद्री आपको बताना है, एक वाद्य यंत्र है केंद्री, झारखंड के वाद्य यंत्र, यहां से क्वेश्चन है ये। तो केंद्री एक वाद्य यंत्र है, आपको ये बताना है कि केंद्री किस जनजाति का प्रिय वाद्य है। आपको कोई भी जानकारी लेनी है ना, जैसे आप पूछ रहे हो, नहीं तो फिर आपको बोरिंग लगेगा क्लास, इसीलिए मैं बीच में नहीं बता रही। आप टेस्ट के बारे में पूछ रहे हो, आप ऑफलाइन बैच के बारे में पूछ रहे हो, आप मेरे नोट्स के बारे में पूछ रहे हो, आप सबके बारे में, तो आप मुझे सिर्फ इस पे संपर्क कीजिए। अब ये फोन मत कीजिएगा, 9905917516 इस पे कांटेक्ट कीजिए, आपको सारा डिटेल मिल जाएगा। बस अब क्लास में ज्यादा कुछ नहीं। केंद्री किस जनजाति का प्रिय वाद्य है? उरांव जनजाति, संथाल, बिंजिया, बिरजिया। 24 का आपने क्या आंसर किया है? संथाल। बिल्कुल संजय कुजूर जी, एकदम सही आंसर है। जिसने बी आंसर किया है तो बिल्कुल बी आंसर एकदम सही है, बी संथाल जनजाति, बी। केंद्रीय किस जनजाति का प्रिय वाद्य यंत्र है? तो बी इसका आंसर है, बिल्कुल संथाल जनजाति। अब चलिए, जब संथाल जनजाति की बात आई है तो क्यों हम लोग इसको स्किप करें, एकदम इसकी सारी जानकारी रखनी है अपने पास। सबसे पहला आपको प्रश्न आपसे कि संथाल जनजाति में, ध्यान से सुनिएगा, संथाल जनजाति की भाषा तो संथाली है, आपको ये बताना है इनकी लिपि क्या है। संथाल जनजाति की लिपि क्या है? पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न है कि संथाल जनजाति में युवा गृह को क्या कहते हैं, ये सेकंड क्वेश्चन। ये आंसर कीजिएगा, आप आंसर कीजिएगा, मैं समझ जाऊंगी कि किसके आंसर आप कर रहे हो। इनका सबसे प्रमुख त्योहार कौन सा है? तो आपको त्योहार के बारे में बताना है कि संथाल जनजाति का प्रमुख त्योहार कौन सा है। फिर तीसरा प्रश्न, इनमें कौन सी पेंटिंग प्रचलित है? और वाद्य यंत्र तो मैंने बता दिया, केंद्रीय। ओलचिकी लिपि, बिल्कुल इनकी लिपि जो है वो ओलचिकी है, ओलचिकी। युवागृह का नाम क्या है? ओलचिकी लिपि, युवागृह, घोटुल, बिल्कुल सही आंसर है। जिन्होंने घोटुल आंसर किया है बिल्कुल सही है, इनके युवागृह को घोटुल कहा जाता है। क्या कहा जाता है संथाल जनजाति के युवागृह को? घोटुल, बिल्कुल सही आंसर है जी, बिल्कुल मास्टर जी, बिल्कुल आपने सही आंसर किया है। कौन से मुर्मू थे, आप आंसर कीजिए। ओलचिकी लिपि का आविष्कारक कौन थे? ओलचिकी लिपि का आविष्कार किसने किया है? कोई मुर्मू थे ना, कोई मुर्मू थे, कौन मुर्मू थे? चलिए, अब ये बताना है त्योहार कौन सा, इनका प्रमुख त्योहार कौन सा है? सोहराई, बिल्कुल सही है। आप लोग में से कौन कौन सा संथाली आंसर कर दीजिएगा। सोहराई इनका प्रमुख त्योहार है, बिल्कुल सही आंसर है सोहराई। पेंटिंग जादोपटिया, जी बिल्कुल सही है, पेंटिंग संथाल जनजाति का जादोपटिया। ये सारे फैक्ट जो हैं वो संथाल जनजाति के मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। और भी बहुत सारी चीजें इनमें पढ़नी है। इनमें विवाह अलग अलग तरीके से होते हैं, विवाह का प्रचलन तो हम लोग जनजाति वाले चैप्टर में पूरा डिटेल से हम लोग करेंगे। रघुनाथ मुर्मू, पंडित रघुनाथ मुर्मू कौन है? ये जो नाम मैंने अभी बोला ये कौन है? पंडित रघुनाथ मुर्मू, ये यही हैं ओलचिकी लिपि के आविष्कारक। इन्होंने ओलचिकी लिपि का आविष्कार किया था। चलिए अगला प्रश्न बोल लेते हैं, ये लास्ट ही प्रश्न होगा दोस्तों। टाइम हो गया है ना? नहीं, अभी 10 मिनट और है, 7:30 में क्लास स्टार्ट हुए, 8:30 तक चलेगा। अच्छा, थैंक यू विकास कुमार वर्मा जी। आप बोल रहे हो कि आप मेरे साथ तब से जुड़े हो जब अब मैं व्हाइट बोर्ड पर फोन से वीडियो बनाती थी।
एक खुशखबरी मैं आपको सुनाने वाली हूँ, हमारा एक नया सेटअप भी रेडी हो रहा है। मतलब कि आप जो पैनल देख रहे हो, एक पैनल और आ रहा है, यानी कि एक साथ आपको अब कोई दिक्कत नहीं होगी क्लासेस में, आपको अच्छे से क्लासेस मिला करेंगे। तो एक और पैनल आ रहा है, वर्कलोड बहुत ज्यादा हो गया है, अलग अलग एग्जामिनेशन की तैयारी यहाँ से करवानी है, तो एक पैनल मैं खुद भी कल्पना करती थी, एक छोटा सा बोर्ड हुआ करता था व्हाइट कलर का, एकदम इतना छोटा सा बोर्ड, यहां से लेकर के यहां तक का सफर दोस्तों सिर्फ आप लोगों के प्रेम स्नेह की वजह से है। और जो भी मतलब चीज हो रही है ना, वो बहुत आपके जो पैसे, जो भी आप, मैं बोलती हूँ कि पीडीएफ ले लो, टेस्ट ले लो, ये कर लो, वो कर लो, जो भी अर्निंग होती है मैं उसको सेव करके रखती हूँ, और उस सेविंग को मैं आपके लिए ही इन्वेस्ट करती हूँ, उसी सेविंग को आपके लिए इन्वेस्ट करती हूँ, उसको फिजूल में खर्च नहीं करती कि हाँ डायमंड का रिंग खरीद ली, बड़े बड़े झुमके खरीद ली, खूब तरह तरह का ड्रेसअप, ये वो, उसमें खर्च करने, बड़े फ्लैट बंगला, ऐसा कुछ नहीं है। आपके पैसे आप में ही खर्च करती हूँ, तो इसलिए थोड़ा सा कॉन्फिडेंस के साथ आपके पास, आपके सामने रह पाती हूँ, क्योंकि ये मेरे लिए बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। आपका जो एक एक रुपया दिया हुआ रहता है ना, ये मेरे लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, इस जिम्मेदारी से मैं मुंह नहीं मोड़ सकती। चलिए इसका आंसर क्या होगा? किस जनजाति में महिलाओं को छप्पर छाना और धान बोना निषेध है, आपको ये बताना है। बिल्कुल, अब्बुल हुसैन जी बिल्कुल सही आंसर है। चलिए पूजा कुमारी जी, मुंडा, बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर है। चलिए मुंडा जनजाति, मुंडा जनजाति में महिलाओं का छप्पर, छप्पर क्या होता है आपको बताना है कि छप्पर क्या होता है। मान लीजिए कि एक घर है, इसका जो छत छाया जाता है फूस का, इसी को छप्पर कहते हैं। तो ये जो छप्पर छाना महिलाएं नहीं छाएंगे, ये छप्पर छाने वाला काम महिलाएं नहीं करेंगे। और धान को बोना ये भी महिलाएं नहीं बोएंगे मुंडा जनजाति में। किस जनजाति में? चलिए आगे बढ़ते हैं मुंडा जनजाति में। अगला प्रश्न है कि किस जनजाति की विवाहित बेटियां सरहुल का प्रसाद नहीं लेती हैं? सरहुल का प्रसाद, चलिए किस जनजाति की विवाहित बेटियां सरहुल का प्रसाद नहीं लेती हैं? सरहुल एक त्योहार है झारखंड में। अब ये सरहुल त्योहार में कौन से वृक्ष की पूजा होती है? कौन से वृक्ष और इसके फूल की पूजा होती है दोस्तों? कौन सा वृक्ष आप बताइएगा। नागपुरी का क्लास, आप मेरे से एक बार नागपुरी पढ़ के देखना, मुझे आता नहीं, आप लोग का इतना ज्यादा डिमांड है कि हम क्या करें। मैं पढ़ रही हूँ, सीख रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ कि आप लोगों को नागपुरी थोड़ा बहुत बता सकूं। चलिए क्या होगा इसमें? मुंडा जनजाति, बिल्कुल सही आंसर है। विवाहित बेटियां सरहुल का प्रसाद नहीं लेती हैं मुंडा जनजाति में। सरहुल साल वृक्ष, बिल्कुल सही आंसर है। साल वृक्ष की इसमें पूजा होती है। साल वृक्ष के फूल, इसको सरई का फूल कहते हैं। क्या बोलते हैं? इसको सरई का फूल कहते हैं, सरई फूल, इसकी पूजा होती है। और सरई, साल वृक्ष को ये सखुआ बोलते हैं। अगर आपको कोई कह दिया सखुआ तो आप समझ जाइए कि ये साल। और ये बता दीजिए कि झारखंड का राजकीय वृक्ष कौन सा है? झारखंड का राजकीय वृक्ष कौन सा है? आंसर कीजिए। मोहम्मद फिरोज अंसारी जी, आपका ये पहला क्लास है, आपका न्यू स्टूडेंट हो, कल शाम में 7 बजे यही आ जाना। धीरे धीरे आप जान लोगे स्टडी विद स्मृति चैनल को भी, मुझे भी आप जान लोगे, झारखंड को भी अच्छे से जान लोगे शाम के 7 बजे। लेकिन थोड़ा सा आपको ये कंटिन्यूटी मेंटेन करना होगा। मंगलवार, बृहस्पतिवार और शनिवार को सुबह 8 बजे क्लास, सुबह 7 बजे 8 बजे देखती हो। अगर इंस्टीट्यूट ओपन कल से तो हो ही रहे, तो देखते हो अगर मुझे मॉर्निंग में 7 बजे से, इसका टाइमिंग इसलिए मैं नहीं बता रही क्योंकि अब देखते आगे क्या चलता है। राजकीय, राजकीय वृक्ष साल, बिल्कुल सही आंसर है। तो आज नहीं, अभी 5 मिनट और है, चलिए आगे बढ़ते, अगला प्रश्न लेते हैं। चलिए मुंडा जनजाति की बात हो रही है, थोड़ा सा मुंडा जनजाति के बारे में भी हम लोग जानेंगे। मुंडा जनजाति में तलाक को क्या कहते हैं? जो मुंडा जनजाति है झारखंड की तीसरी बड़ी जनजाति है। जनसंख्या के आधार पर देखा जाए तो सबसे बड़ी जनजाति है संथाल, दूसरी जनजाति है उरांव, और तीसरी बड़ी जनजाति है ये मुंडा, और चौथी है हो। ये 4 शुरुआत की बड़ी जनजातियां हैं झारखंड के। इसमें एक आता है मुंडा। मुंडा जनजाति में तलाक को क्या कहा जाता है? अगर इनमें तलाक लिया जाता है सकमचारी, बिल्कुल सही आंसर है। कितना आप लोगों को याद है? बहुत अच्छे से आप लोगों ने पढ़ाई करी है, तो पढ़ाई बहुत अच्छे से आपने करी है, जबरदस्त वाला।
ऑप्शन नंबर सी, सकनाचारी इसको कहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर है, एकदम सही। अब चलिए ये बताइए आप सभी, अगर आप लोग को इतना पता ही है कि मुंडा जनजाति में युवा गृह होता है, आप कहोगे हाँ होता है, तो इनके युवा गृह को क्या कहते हैं? अब युवा गृह होता क्या है ये मैं बताऊं, तब तक आप अगर आंसर इसका पता है तो आप आंसर कीजिएगा। युवा गृह होता क्या मेरे वैसे मित्रों को जो कि पहली बार झारखंड के बारे में पढ़ रहे हैं, किसी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो युवा गृह। अब युवा गृह क्या होता है? तो युवा गृह एक हॉस्टल की तरह होता है, ठीक है ना। हॉस्टल तो समझ ही रहे हो, आवासीय स्थल, आवास मतलब हॉस्टल। अब हॉस्टल की तरह होता है, यहाँ पर लड़के और लड़कियां रहते हैं, और जो मतलब अविवाहित लड़के और लड़कियां यहाँ रहते हैं, इनको उन जनजाति के संस्कार, उनके रीति रिवाज, ये सारी चीजें वहां सिखाई जाती हैं। तो इनकी जो युवा गृह है उसको क्या कहते हैं? तो इनके युवा गृह को गीतियोड़ा। बिल्कुल सही पूजा जी, लकी जी बिल्कुल सही है, सबके आंसर में बहुत आप लोग मतलब गीतियोड़ा एकदम सही आंसर है। तो मुंडा जनजाति के युवा गृह को गीतियोड़ा कहते हैं। इनमें सकनाचारी जो है ये तलाक को कहते हैं। मुंडा जनजाति में वधु मूल्य भी होता है, तो वधु मूल्य को क्या कहते हैं ये बताइएगा। और इनके पुरोहित को क्या कहा जाता है? मुंडा जनजाति के पुरोहित को क्या कहा जाता है? अगर इनमें जो धार्मिक क्रियाकलाप या पूजा पाठ कराते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, आंसर कीजिएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न लेते हैं। अब ये थोड़ा अलग डिफरेंट टाइप का प्रश्न है। चलिए, गोनोंग का किसको कहा जाता है? वधु मूल्य को। मुंडा जनजाति में वधु मूल्य को गोनोंग या पोन कहा जाता है, बिल्कुल सही है। पाहन जो है मुंडा जनजाति में पूजा पाठ कराते हैं, धार्मिक प्रधान होते हैं पाहन, बिल्कुल सही है। गोनोंग, टका, पोन, जी बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही आंसर। चलिए, पटना उच्च न्यायालय का स्थायी बेंच रांची में कब स्थापित किया गया था? आंसर कर दीजिएगा आप इसका। पटना उच्च न्यायालय का स्थायी बेंच रांची में कब स्थापित किया गया था? मुझे लग रहा है कि यहाँ स्पेलिंग मिस्टेक है, तो इसको हम लोग कल की क्लास में करते हैं। मुझे लग रहा है कि यहाँ पर वर्ड्स जो है वो मिस्टेक है। नहीं, वर्ड्स मिस्टेक नहीं है, 1900। हाँ नहीं, सही है सही है सही है। आप इसका आंसर कर दीजिए, इसका आंसर क्या होगा? पटना उच्च न्यायालय के अस्थायी बेंच रांची में कब स्थापित किया गया था? 1900, बिल्कुल पूजा जी बिल्कुल सही आंसर आपके आ रहे हैं। 1972 जिन्होंने किया, बिल्कुल सही आंसर है 1972, ऑप्शन नंबर डी। चलिए, ये लास्ट क्वेश्चन था आज का, टाइम भी हो गया, बस 2 मिनट। कोई भी आप लोगों को प्रश्न, समस्या, कुछ आप लोगों को, देखिए आपके लिए टेस्ट भी है, आपके लिए नागपुरी खोटा के भी टेस्ट हो गए हैं, आपके लिए कोर्सेज भी हैं, आपके लिए पीडीएफ भी, आपके लिए क्लासेस भी है। कैसे क्लासेस आपको यूट्यूब पर चाहिए ये भी आप मेरे से पूछ सकते हो दोस्तों, लेकिन थोड़ा सा टाइम मैनेज करना होगा आप लोगों को भी। रात में आप 10 बजे के करीब में जरूर, अगर मैसेज करते हैं तो मैं रिप्लाई कर सकती हूँ, उसी समय में सारे मैसेज जो है वो चेक करती हूँ, तो 9:30-10 बजे आप मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। टेलीग्राम का लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अभी शेयर कर दूंगी जैसे ही क्लासेस खत्म होते हैं। तो कल एकदम याद करके आ जाइएगा दोस्तों, नहीं तो मेरा पढ़ाना बेकार, आप लोग नहीं आओगे तो पढ़ाऊंगी किसको। 7 बजे आ जाइएगा आप सभी, ठीक है ना, 7 बजे। मुझे भी तो अच्छा लगेगा बोलने में जब आप लोग के रिजल्ट आएंगे, अरे बाप रे आप लोग मेरे से पढ़ते थे, आप लोगों के रिजल्ट आए, मुझे बहुत खुशी होगी इस बात में। इसके लिए मैं दिन रात एक भी करने के लिए तैयार हूँ दोस्तों। ऑफलाइन टेस्ट भी स्टार्ट हो जाएंगे, आप आइए, पता कीजिए ऑफिस में। अच्छा, तालाब कौन है? तालाब टेलीग्राम पे आओ। चलिए, नागपुरी का क्लासेस भी होगा, जरूर होगा। थैंक यू। आप बोल रहे हो संध्या प्रसाद जी, लक्ष्मण उरांव जी, ओके बाय, टेक केयर। आप सभी अपना